हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सचिन एजुकेशन हब पर। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग सिस्टम है क्या। यानी पर्टिकुलरली हम बात करने वाले हैं कि ये जो कॉस्टिंग सिस्टम है ना, आज ज़्यादा यूज़ क्यों होता है, या फिर इसको यूज़ कैसे किया जाता है, इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन कैसे किया जाता है, एग्जाम्पल के ज़रिए समझेंगे अच्छे से। तो इन शॉर्ट हम एडवांटेजेस समझेंगे एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के कि फ़ायदे क्या है और क्यों इसे यूज़ करना है, और सेकेंडली अगर हम इसे प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करना चाहते हैं तो उसके क्या स्टेप्स होंगे, आज हम उसको प्रैक्टिकली करेंगे। राइट। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपको किसी भी तरह के नोट्स कॉमर्स सब्जेक्ट से रिगार्डिंग चाहिए, टेलीग्राम चैनल पे चले जाना, लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ कोई क्लासेस की रिक्वायरमेंट है, किसी भी प्रैक्टिकल या थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आती है कॉमर्स सब्जेक्ट से रिगार्डिंग, बहुत रीजनेबल रेट्स पे हम ऑनलाइन क्लासेस फ्लेक्सिबल टाइम के साथ आपको प्रोवाइड करते हैं। डिटेल्स आपको क्लासेस की वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। लेट्स गो। हाँ जी, देखिए सबसे पहले हम जानते हैं कि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग सिस्टम है क्या। देखिए, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग जो मेथड है ना, ये एक ऐसा कॉस्टिंग मेथड है जिसमें हम अपनी ओवरहेड कॉस्ट को एलोकेट करते हैं प्रोडक्ट्स के अंदर ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस एक्टिविटीज दैट आर रिक्वायर्ड टू मेक दैट प्रोडक्ट। यानी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो आप बनाते हो, या फिर जितने भी आप प्रोडक्ट बनाते हो, उनको बनाने के लिए जब आप प्रोडक्शन प्रोसेस में उस प्रोडक्ट को बनाते हो तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ जनरेट होती हैं। बहुत सारी एक्टिविटीज़ आप करते हो, जैसे मशीन सेटअप का काम कर लिया, क्वालिटी कंट्रोल वाला काम कर लिया, या फिर आप कह लो कि ऑर्डर प्रोसेसिंग का काम कर लिया। ये सारे बहुत सारे काम होते हैं ना। जब आप प्रोडक्शन प्रोसेस में एक प्रोडक्ट बना रहे हो तो प्रोडक्शन प्रोसेस के दौरान ये बहुत सारी एक्टिविटीज़ की जाती हैं कि नहीं की जाती। तो जब ये बहुत सारी एक्टिविटीज़ जब हम प्रोडक्ट बनाते समय करते हैं, तो जब इन्हीं एक्टिविटीज़ का इस्तेमाल कर कर हम ओवरहेड कॉस्ट को एलोकेट करते हैं प्रोडक्ट्स के अंदर, तो दैट सिस्टम इज कंसीडर टू बी अ एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग सिस्टम। ये आपको बस इतना सा कहता है कि एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए जब हम प्रोडक्शन प्रोसेस से वो प्रोडक्ट निकाल रहे होते हैं ना, तो उसके अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज़ हम कर रहे होते हैं। जैसे मशीन सेटअप की मैंने बात करी, ऑर्डर प्रोसेसिंग की बात करी, क्वालिटी कंट्रोल की बात करी। ये बहुत सारी एक्टिविटीज जो हम कर रहे होते हैं। इन एक्टिविटीज़ के बेसिस पे जब हम अपनी ओवरहेड कॉस्ट को प्रोडक्ट्स के अंदर एलोकेट करते हैं ना, तो दैट सिस्टम इज कॉल्ड एज एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग सिस्टम। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि जब हम एक्टिविटीज़ के बेसिस पे प्रोडक्ट्स में एलोकेट करते हैं अपनी ओवरहेड कॉस्ट को। देखिए, पुराना सिस्टम जो होता था ना, ट्रेडिशनल वाला, वो आपको ये कहता था कि यूनिफॉर्म बेसिस पे ही सारा काम कर लो। यानी यूनिफॉर्म बेसिस में ही सारे प्रोडक्ट्स में ओवरहेड कॉस्ट को एलोकेट कर दिया जाता था ऑन द बेसिस ऑफ मशीन आवर रेट, लेबर आवर रेट यूज़ करके हम कर देते थे। लेकिन ऐसा नहीं करना अब। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग सिस्टम बड़ा अच्छा सिस्टम है जिसको बिजनेस इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि इससे हमें एक्चुअली पता चल जाता है कि किन किन एक्टिविटी में कितना कितना आपने पैसा, मतलब किन किन एक्टिविटी की कितनी कितनी कॉस्ट लगी है, और फिर उन्हीं एक्टिविटीज़ की कॉस्ट के बेसिस पे हम क्या करते हैं, ओवरहेड कॉस्ट को प्रोडक्ट में एलोकेट करते हैं। अब इसको डिटेल में समझेंगे जब हम एबीसी सिस्टम की क्या करने वाले हैं, इम्प्लीमेंटेशन करने वाले हैं। अब हम वही देखेंगे कि जो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग सिस्टम है वो करते कैसे हैं, यानी इसके स्टेप्स क्या होंगे। तो देखिए, जब भी आपने ये वाला जो सिस्टम है आपने इम्प्लीमेंट करना है तो कैसे करोगे आप। इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, एक्टिविटीज आइडेंटिफाई करनी है। यानी कोई भी अगर आपने प्रोडक्ट बनाया तो प्रोडक्शन प्रोसेस के दौरान आपने कुछ एक्टिविटीज़ करी होंगी। फॉर एन एग्जांपल के तौर पर मैं बता चुका हूं कि जैसे मशीन सेटअप का काम किया होगा, क्वालिटी कंट्रोल का काम किया होगा, ऑर्डर प्रोसेसिंग का काम किया होगा। तो ये जो एक दो मैंने एक्टिविटीज़ के नाम दिए, इसके अलावा और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ होंगी जो आपने की होंगी एक प्रोडक्ट के दौरान, मतलब प्रोडक्शन प्रोसेस में, राइट। तो जब आप इन एक्टिविटीज़ को देख रहे हो तो इन एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई कर लो। मतलब ऑब्वियसली बात है, पहला स्टेप क्या होगा कि जब प्रोडक्शन प्रोसेस चल रही है ना, तब इन एक्टिविटीज़ को नोट आउट कर लो, या फिर थोड़ा सा पीछे जाकर देख लो कि प्रोडक्शन प्रोसेस में किन किन एक्टिविटीज़ को आपने किया था। अगर आपने कर लिया है उसके बाद चेक कर लो कि प्रोडक्शन प्रोसेस में आपने ये एक्टिविटीज़ करी थी, उसको नोट डाउन कर लो। तो आइडेंटिफाई कर लिया ना आपने पहले नंबर पे। जब आपने आइडेंटिफाई कर लिया, सेकेंड नंबर आपका क्या होगा, उन एक्टिविटीज़ की कॉस्ट को असाइन करना। देखो, आपको इतना तो पता चल ही जाता है कि आपकी टोटल ओवरहेड कॉस्ट इतनी लगी है। अब वो ओवरहेड्स में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। अब उस ओवरहेड का मतलब क्या है कि उसमें अकेली एक एक्टिविटी तो है नहीं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं। तो हम पहले क्या करेंगे, ऑटोमेटिकली जो टोटल ओवरहेड कॉस्ट है ना, उसको हर एक्टिविटीज़ की कॉस्ट में बदलेंगे। मतलब से एन एग्जाम्पल, अगर मेरे टोटल ओवरहेड कॉस्ट अगर 1 लाख है ना,
तो मेरे पास सपोज करो ये 3 ही एक्टिविटी जो मैंने ऊपर आपको नाम दिए, मशीन सेटअप हो गया, क्वालिटी कंट्रोल हो गया, तो मैं इन तीनों एक्टिविटी में पहले ये चेक करूंगा कि 1 लाख रुपए मशीन सेटअप में कितने लगे हैं, मतलब 1 लाख में से मशीन सेटअप पे कितना लगा, 1 लाख में से क्वालिटी कंट्रोल पे कितना लगा, 1 लाख में से ऑर्डर प्रोसेसिंग पे कितना लगा। तो मैं पहले ये चेक करूंगा कि टोटल ओवरहेड कॉस्ट में से कितना हिस्सा मेरी एक्टिविटीज में लगा है, हर एक्टिविटी में पर्टिकुलरली कितनी कॉस्ट लगी है। तो सेकंड नंबर क्या होगा, जब एक्टिविटीज फाइंड आउट कर लोगे ना, तो पहले ये देख लो कि हर एक्टिविटी में कितनी ओवरहेड कॉस्ट लग रही है। देखिए थर्ड स्टेप पे हमारे पास आएगा कि हमने क्या करना है, जब हमने असाइन कर दिया कॉस्ट को एक्टिविटीज में, तब हमने कॉस्ट ड्राइवर डिटर्मिन करना है। अब ये कॉस्ट ड्राइवर क्या होता है, एक्चुअली में ये एक ऐसा एलिमेंट है जो हमें कॉस्ट पर यूनिट निकालने में मदद करता है। यानी कॉस्ट पर यूनिट ऑफ एक्टिविटी कितनी होगी, ये जानने के लिए जिस बेस का इस्तेमाल करते हैं ना हम, उस बेस को कॉस्ट ड्राइवर का नाम दिया जाता है। अब ये भी कह सकते हो कि एक्चुअली में ये एक कॉज होता है, CAUSE, कॉज, कारण होता है जिसके जरिए उस एक्टिविटी में कॉस्ट लग रही होती है, एक बेस होता है। ठीक है जी। तो अब पहले इसको देखना है, जैसे से एन एग्जांपल दे देता हूं आपको, जैसे नंबर ऑफ सेटअप, यानी मशीन सेटअप के लिए कॉस्ट ड्राइवर क्या होगा, नंबर ऑफ सेटअप, कि मशीन सेटअप करते समय कितने नंबर ऑफ सेटअप हमने लगाए होंगे, उसके बेसिस पे हम क्या निकाल देंगे, जैसे मशीन सेटअप पे आपकी 30,000 कॉस्ट नजर आ रही है आपको, नंबर ऑफ सेटअप के जरिए आपको यह पता चल जाएगा कि एक पर सेटअप की कॉस्ट कितनी है। तो पर सेटअप, पर यूनिट कॉस्ट निकालने के लिए इस बेस का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें आपने ये देखना है कि जितनी एक्टिविटीज मेरी लगी हैं, उन एक्टिविटीज का बेस क्या होगा, उन एक्टिविटीज का कॉस्ट ड्राइवर क्या होगा, जिसके जरिए हम कॉस्ट पर यूनिट निकाल सकते हैं। राइट। जब ये निकल गया, फिर हमने एक्टिविटी रेट निकालना है। अब ये एक्टिविटी रेट का मतलब ही क्या है, कॉस्ट पर यूनिट निकालना। यानी इसके कैसे निकालेंगे, जितनी टोटल कॉस्ट हमने देखी, सपोज मशीन सेटअप पे मैंने अभी एग्जांपल दे दिया कि 30,000 कॉस्ट लगी थी, हमने क्या किया, उसको कॉस्ट ड्राइवर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया कि कितने नंबर ऑफ कॉस्ट ड्राइवर हमने इस्तेमाल करे, यानी नंबर ऑफ सेटअप जितने भी होंगे उनके साथ डिवाइड करके हमें क्या मिल जाएगा, पर एक्टिविटी के बेसिस पे, मतलब एक एक्टिविटी में कॉस्ट पर यूनिट कितनी लगी है वो हमें पता चल जाएगा। और जब हमें ये पता चल गया, फिर उस पर यूनिट का ही इस्तेमाल हम क्या करेंगे, अपनी प्रोडक्ट के अंदर कॉस्ट को एलोकेट करने में लगा देंगे। यानी जब हमें पर यूनिट पता चल जाएगा कि ईच एक्टिविटी में पर यूनिट कॉस्ट कितनी है, तो उसी का इस्तेमाल करके हम प्रोडक्ट्स में क्या करेंगे, अपनी ओवरहेड कॉस्ट को एलोकेट करेंगे। नहीं पता चला होगा तो चलिए जरा एग्जाम्पल फॉर्म में समझ लेते हैं। एग्जाम्पल फॉर्म क्या है अब हमारा, देखिए जैसे ABC फर्नीचर की एक कंपनी है, तो उसने अपनी एक्टिविटीज आइडेंटिफाई करी सबसे पहले कि उनकी एक्टिविटीज लग रही हैं चेयर और टेबल बनाने में, मशीन सेटअप का काम हो रहा है उनका, क्वालिटी इंस्पेक्शन का काम कर रहे हैं वो, ठीक है, चेयर टेबल बनाते समय, और पैकेजिंग का काम कर रहे हैं। अब उन्होंने क्या किया, सपोज उन्होंने देखा कि उनकी ओवरहेड कॉस्ट 60,000 है, ठीक है। अब 60,000 में उन्होंने क्या किया, एक्टिविटीज पहले देख लिया कि मशीन सेटअप पे इतना लगा, क्वालिटी इंस्पेक्शन पे इतना लगा, तो पैकेजिंग पे इतना लगा। सेकंड नंबर हमने क्या किया कि जब एक्टिविटीज आइडेंटिफाई हो गई तो एक्टिविटी की कॉस्ट निकाली हमने। जब एक्टिविटी की कॉस्ट निकल जाएगी ना, फिर हमने कॉस्ट ड्राइवर निकालना है। अब ये कॉस्ट ड्राइवर कौन कौन से, उन्होंने देखा कि मशीन सेटअप के लिए नंबर ऑफ सेटअप आ जाएंगे, क्वालिटी इंस्पेक्शन के लिए नंबर ऑफ इंस्पेक्शन आ जाएंगी कि कितनी बार इंस्पेक्शन करी है आपने, और पैकेजिंग के लिए नंबर ऑफ पैकेजेस आ जाएंगे। यानी एलोकेशन बेस क्या होगा, बात समझ में आ गई। अब उसके बाद जब हमने ये देख लिया ना, अब हम क्या करेंगे, एक्टिविटी रेट निकालेंगे। जैसे कि मशीन सेटअप, इमेजिन करो कि हमने 150 सेटअप लगाए हैं चेयर और टेबल दोनों के लिए, 150 सेटअप ऑन एन टोटल हमने लगाए। तो क्या करोगे अब, कि जितनी कॉस्ट हमने देखी थी ऊपर की 30,000 लग रही है मशीन, ठीक है, मशीन सेटअप पे 30,000 की ओवरहेड कॉस्ट लग रही है, तो पर यूनिट निकालने के लिए क्या करोगे, 30,000 डिवाइडेड बाय 150 करके आपको क्या मिल जाएगा, पर सेटअप की कॉस्ट मिल जाएगी। और अब इसी कॉस्ट का इस्तेमाल हम करेंगे प्रोडक्ट में ओवरहेड कॉस्ट को एलोकेट करने के लिए। राइट। तो अब देखिए क्वालिटी इंस्पेक्शन पे भी वैसे ही किया हमने, 20,000 इंटू 100, सपोज करो कि 100 इंस्पेक्शन करी है हमने, पैकेजिंग सपोज करो फिर 500 पैकेजेस करी हैं, तो पर यूनिट कॉस्ट निकल गई हमारी। जब पर यूनिट कॉस्ट हमारी निकल गई है हर बेसिस पे, तो हम क्या करेंगे, अब उसका इस्तेमाल करेंगे क्या करने के लिए, एलोकेट करने के लिए। अब उन्होंने कहा चेयर में ना, अब देखो दोनों एक्टिविटीज में वो मतलब दोनों प्रोडक्ट में वो एक्टिविटीज हुई होंगी ना, चेयर बनाते समय भी मशीन सेटअप हुआ होगा,
चेयर बनाते समय भी क्वालिटी इंस्पेक्शन हुई होगी, चेयर बनाते समय भी पैकेजिंग की गई होगी। तो सिंपल सी बात है, चेयर टेबल दोनों बनाते समय हमने ये काम किया होगा, तभी तो हमने वो एक्टिविटी देखी है। से एन एग्जाम्पल, आपने चेयर बनाते समय 60 सेटअप किए हैं, सिमिलरली 40 इंस्पेक्शंस करी हैं और 300 पैकेजेस करे हैं, तो पर यूनिट पता चल गया ना। तो क्या करो, उस पर यूनिट को 60 सेटअप के साथ, यानी एक अगर सेटअप की कॉस्ट 200 है जो हमने ऊपर निकाली, तो 60 सेटअप के लिए कितनी हो जाएगी, तो ऑटोमेटिकली हमें प्रोडक्ट की ओवरहेड कॉस्ट पता चल गई। ऐसे ही हमने क्वालिटी इंस्पेक्शन देखा था कि वो भी पर क्वालिटी इंस्पेक्शन 200 रुपये है, 40 इंस्पेक्शन चेयर के ऊपर करी गई हैं, तो 8000 हमारी कॉस्ट आ गई। अब सिमिलरली पैकेजिंग की कॉस्ट कितनी थी, 20 रुपीज़ एक पैकेज का, 300 हमने पैकेजिंग करी है, तो 300 इंटू 20 क्या हो गया, 6000 की हमारे पास पैकेजिंग कॉस्ट आ गई। तो इन सब का टोटल मिला के पता चला कि चेयर के ऊपर ओवरहेड कॉस्ट 26,000 आई है। अब यही सेम रेट हमने टेबल के लिए अप्लाई करा, और टेबल्स के लिए जब अप्लाई करा तो वही हमारी कॉस्ट ओवरहेड कॉस्ट, सॉरी यहाँ पे चेयर नहीं है, टेबल आएगा, टेबल की कॉस्ट कितनी आ गई, 34,000। आई होप आपको अब तो क्लियर हो गया होगा कि एबीसी सिस्टम में आप कैसे इन चीज़ों को कर सकते हो, राइट। इम्प्लीमेंटेशन हो गई होगी, समझ में आ गई होंगी, प्रैक्टिकली समझा दिया इन चीज़ों को मैंने। अब हम देखते हैं जल्दी से कि एबीसी सिस्टम के फ़ायदे क्या हैं। तो देखिए, सबसे पहला तो फ़ायदा इम्प्रूव्ड एक्यूरेसी। देखो, बढ़ाई एक्यूरेसी कि नहीं, मैंने पहले बताया था कि ट्रेडिशनल सिस्टम में हम क्या करते थे, यूनिफॉर्म सिस्टम इस्तेमाल करते थे, मशीन आवर हो गया, लेबर आवर हो गया, मतलब किसी का बेस अगर नहीं मिला तो उसका इस्तेमाल कर लो, बात खत्म, कोई और बेस देखना ही नहीं है। तो क्या होता था, हम यूनिफॉर्म सिस्टम लेते थे और एक ही बेस को सारी चीज़ों में यूज़ कर लेते थे, पर एक्चुअली में एबीसी सिस्टम ऐसा नहीं है। वो कहते हैं प्रॉपर सिस्टम निकालो यार, प्रॉपर आंसर होना चाहिए हर चीज़ का, प्रॉपर कॉस्ट पता लगनी चाहिए, ताकि हमें एक्चुअल प्रॉफिट भी तो नज़र आना चाहिए ना। तो इस वजह से जो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग है वो हमें ट्रू लिंकेज बताता है कि हर एक्टिविटी पे कॉस्ट कितनी लगी, और फिर उन्हीं चीज़ों के जरिए प्रोडक्ट के ऊपर कॉस्ट निकालना थोड़ा आसान हो जाता है, तो जिससे एक्यूरेसी बनी रहती है। नंबर 2, बेटर कॉस्ट मैनेजमेंट। बेटर कॉस्ट मैनेजमेंट का मतलब ऑब्वियस सी बात है, मैंने अभी बताया कि जब हमें हर एक एक्टिविटीज़ का पता चलता जाएगा ना कि इसमें ये एक्टिविटी, पहले क्या होता था, पहले हम ये एक्टिविटी ढूंढने का काम नहीं करते थे, लेकिन जब एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग सिस्टम ने इस्तेमाल करना शुरू किया तो हमें हर एक्टिविटी जानना ज़रूरी है। तो जब एक पर्टिकुलर एक्टिविटी भी आप देखते जाओगे तो किस में कितनी कमी हो रही है, किस किस एक्टिविटी में ज़्यादा कॉस्ट लग रही है, ये एक्टिविटी फालतू में तो नहीं ज़्यादा की जा रही, इस चीज़ की मैनेजमेंट भी की जा सकती है। तो ऑब्वियस ही बात है, एक पर्टिकुलर एक्टिविटी की जब आप कॉस्ट फाइंड आउट कर लोगे तो उस पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए आप एनालिसिस भी कर लोगे कि क्या उसमें ज़्यादा कॉस्ट तो नहीं लग रही। यानी हमने सोचा था कि हम इतना नहीं लगाएंगे, पर जब हमने एनालिसिस किया तो हमें नज़र आया कि वो बहुत ज़्यादा लग रही है, जिसको हम पर्टिकुलरली क्या कर सकते हैं, बेटर कंट्रोल मैनेजमेंट कर सकते हैं उसके अंदर फिर, राइट। थर्ड है डिसीजन मेकिंग लेना इजी हो जाएगा। जब डीप एनालिसिस करते हो ना तो डिसीजन लेना भी आसान हो जाता है। इसलिए बोला जाता है कि जब हमारे पास एक्यूरेट डेटा आ जाएगा ना विद द हेल्प ऑफ एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग मेथड, तो उससे हम बहुत सारे डिसीजन भी ले पाएंगे किस चीज़ से रिलेटेड। जब एक्टिविटी पता चलती जाएगी कि ये एक्टिविटी से इतना खर्चा हुआ, इस एक्टिविटी से इतना हुआ, और इस प्रोडक्ट पे इतना लगा, इस प्रोडक्ट पे इतना लगा, तो उससे क्या डिसीजन ले पाएंगे हम बड़े आराम से कि हमारा प्रोडक्ट मिक्स क्या होना चाहिए, मतलब किस किस प्रोडक्ट को हमने बनाना है और किसको नहीं बनाना है, और इसके अलावा प्राइसिंग क्या होंगे उन प्रोडक्ट्स के, क्योंकि कॉस्ट जब एक्चुअल पता चल जाएगी तो एक्चुअल कॉस्ट से एक्चुअल प्रॉफिट निकालना आसान हो जाएगा, यानी प्राइस सेट करना आसान हो जाएगा, राइट। तो इसके अलावा प्रोसेस में इंप्रूवमेंट की भी अगर ज़रूरत पड़ेगी तो उसके रिगार्डिंग डिसीजन भी हम इंप्रूव कर सकते हैं, राइट। एंड नेक्स्ट थिंग इज ग्रेटर इंसाइट इनटू प्रॉफिटेबिलिटी। ऑटोमेटिकली जब एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग की हम बात करते हैं तो उससे एक और फ़ायदा क्या होने वाला है, हमें एक्चुअल प्रॉफिटेबिलिटी नज़र आएगी, मतलब हम प्रॉफिटेबिलिटी को और अच्छे से क्लियर समझ पाएंगे। ये नहीं कि प्रॉफिट पहले नहीं आता था, पहले भी सही आता था, लेकिन अब ग्रेटर इंसाइट्स का मतलब होता है हमें जब स्पेसिफिक कॉस्ट के जरिए स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ के जरिए पता चल रहा है कि इतनी इतनी कॉस्ट लग रही है, यानी हम डीप एनालिसिस कर रहे हैं इसके अंदर, जब हम ये देख रहे हैं कि हर एक्टिविटी पे कितनी कॉस्ट लगी और उस एक्टिविटी के बेसिस पे प्रोडक्ट पे कितना खर्चा लगा, तो क्या कर रहे हैं हम एक्चुअली में बहुत डिटेल्ड काम कर रहे हैं। और जब डिटेल्ड काम कर रहे होते हैं ना, तो जो एक्चुअल प्रॉफिट पहले हम निकालते होते थे उससे काफ़ी बढ़िया प्रॉफिट हमारे सामने आते हैं जब हम एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग सिस्टम यूज़ कर रहे होते हैं। तो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी का एनालिसिस करना थोड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि प्रोडक्ट ही नहीं बल्कि हम एक्टिविटीज़ को भी यहाँ पे माइंड में रख रहे हैं, राइट। एंड द लास्ट पॉइंट इज इम्प्रूव्ड रिसोर्स एलोकेशन।
देखिए ऑब्वियस सी बात है, जब आप एक्टिविटीज़ का इस्तेमाल क्योंकि एक्टिविटीज़ ही तो होती हैं एक तरह से रिसोर्स, क्योंकि जब आप एक्टिविटीज़ ढूंढ लोगे कि किन एक्टिविटीज़ में कितने रिसोर्सेज एलोकेट करने हैं, या फिर कई बार आपको नज़र आता है कि आपने ओवर यूज़ करा था रिसोर्सेज का, पर उस इसी वजह से उसकी कॉस्ट ज़्यादा लगी है। तो जब किसी एक्टिविटी पर्टिकुलर एक्टिविटीज़ में आप एनालिसिस करके ये देख लेते हो कि इस एक्टिविटी में ज़्यादा कॉस्ट लगने का कारण क्या है, तो अगर आपको नज़र आ जाए कि रिसोर्सेज उसमें ओवर यूज़ हो गए या फिर ऑप्टिमम यूज नहीं हुआ उन रिसोर्सेज का, तो हम आने वाले समय में अपने रिसोर्सेज को मैनेज अच्छे से कर सकते हैं, उसका बेटर मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो ये भी इसलिए कहा जाता है कि एलोकेशन अगर रिसोर्सेज की करनी है तो भी एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग सिस्टम मदद में आता है। दैट्स इट। तो आई होप अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग सिस्टम है क्या, और अच्छे से क्लियर हो गए होंगे इनकी सारी इंप्लीमेंटेशन के बारे में, और एग्जाम्पल के जरिए पता चल गया होगा कि क्या होता है ये। दैट्स इट। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। नेक्स्ट वीडियोस में मिलते हैं।